नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे पाठ जामुन का पेड़, जो कि कृष्णचंद्र लेखक द्वारा लिखा गया है। तो आइए थोड़ा सा लेखक परिचय जानते हैं। लेखक कृष्णचंद्र का जन्म सन 1914 ईस्वी में जिला गुजरांवाला के गांव वजीराबाद में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पुंछ में और उच्च शिक्षा लाहौर में हुई थी। सन 1934 ईस्वी में इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेज़ी की उपाधि प्राप्त की थी। उन्हें खाने पीने का बहुत शौक था। वे फल खाने के साथ साथ फलों का रस भी पीना पसंद करते थे। इनकी पत्नी सलमा सिद्दीकी के अनुसार कृष्णचंद्र खाने के मामले में किसी की नहीं सुनते। यूँ वह सुनते तो किसी मामले में भी नहीं थे, लेकिन खाने पीने के मामले में तो वे बिल्कुल कान बंद कर लेते थे। हाँ, मुँह अवश्य खोल लेते हैं। ज़रूरी से ज़रूरी काम और बड़ी से बड़ी उलझन सामने क्यों ना हो, जब उनको भूख लगती है, और वह तो लगी ही रहती है, तो वह किसी के बस में नहीं होते। उस समय तो उनका प्यारा औद्योगिक इंकलाब भी आकर दरवाज़ा खटखटाए तो उसे निराश लौटना पड़ेगा। इसका अधिकांश समय मुंबई में व्यतीत हुआ, जहां वे फिल्म जगत से जुड़े रहे। इनका प्रगतिशील लेखक संघ से गहरा संबंध था। 8 मार्च 1977 ईस्वी को मुंबई में इनका निधन हो गया। इनकी रचनाएं परंपरा के लेखक ये माने जाते हैं, और मेरी यादों के किनारे, एक वायलिन, समंदर के किनारे, कागज़ की नाव, 52 पत्ते, शिकस्त, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, वह बहशी है, और जरगांव की रानी है, ये सब इनकी रचनाएं प्रमुख रही हैं। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। इस तरह की भाषा शैली का प्रयोग आप जामुन का पेड़ पाठ में देख सकते हैं। इसमें इन्होंने उर्दू के शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। सरकारी तंत्र की संवेदनशीलता पर व्यंग्य है जामुन का पेड़। तो आइए मैं आपको इस पाठ का सार बताती हूँ। जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र द्वारा रचित एक हास्य व्यंग्य रचना है। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि सरकारी कार्यालयों में अधिकारी मामूली से काम को किस प्रकार विशेष बनाकर उसमें व्यस्त होने का ढोंग करते हैं तथा अपना काम दूसरों के सिर पर डाल देते हैं। वे एक मरते हुए व्यक्ति को बचाने के स्थान पर बहाने बनाते रहते हैं। इस प्रकार लेखक ने सरकारी व्यवस्था के संवेदन शून्य और अमानवीय होने का वर्णन भी किया है। क्या है जामुन के पेड़ की कहानी? रात को जोर की आंधी आने से सेक्रेटरिएट के लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ गिर जाता है। उसके नीचे एक आदमी दब जाता है। यह देखकर माली ने चपड़ासी ने क्लर्क से, और क्लर्क ने सुपरिटेंडेंट से कहा। इतने में पेड़ के चारों ओर भीड़ जमा हो गई। क्लर्क लोग जामुन के पेड़ के गिरने का अफसोस व्यक्त करने लगे, क्योंकि जामुन के पेड़ की जामुनें बहुत स्वादिष्ट थीं और वे उन्हें अपने बच्चों के लिए ले जाया करते थे। इस बीच किसी को भी पेड़ के नीचे दबे आदमी का ख्याल नहीं आया। माली ने धीरे से सबका ध्यान उस दबे हुए आदमी की ओर दिलाया तो सुपरिटेंडेंट सहित सभी सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। माली ने सुझाव दिया कि पेड़ काटकर उसके नीचे दबे आदमी को निकाल लिया जाए। सुपरिटेंडेंट ने ऐसा करने से रोक दिया। वह अंडर सेक्रेटरी को पेड़ गिरने तथा पेड़ के नीचे दबे आदमी की सूचना देने चला गया। अंडर सेक्रेटरी ने फाइल पर नोट लिखकर डिप्टी सेक्रेटरी को भेजा। उसने ज्वाइंट सेक्रेटरी को, तथा वहाँ फाइल सबसे गुजरती हुई वापस अंडर सेक्रेटरी के पास आ गई। इसी से आधा दिन गुजर गया। दोपहर के खाने तक कुछ क्लर्कों ने सरकार के फैसले का इंतज़ार किए बिना ही पेड़ को हटाने का निश्चय किया। जैसे ही वे लोग पेड़ हटाने लगे, सुपरिटेंडेंट फाइल लेकर आ गया और कहने लगा कि वे लोग पेड़ नहीं हटा सकते, क्योंकि वे लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं। इसे हटाने का कार्य कृषि विभाग का है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। कृषि विभाग ने यह कहकर इस कार्य से हाथ झाड़ लिए कि पेड़ व्यापार विभाग में गिरा है, इसलिए पेड़ हटवाने का काम उनका है।
यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को क्रोध आ गया। उस विभाग ने फाइल पर लिख दिया कि पेड़ संबंधी कार्य कृषि विभाग के हैं और व्यापार विभाग का इसमें कोई संबंध नहीं है, तथा कृषि विभाग ने पेड़ हटाने का कार्य हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट पर डाल दिया। क्योंकि जामुन का पेड़ फलदार पेड़ था, रात के समय पेड़ के चारों ओर पुलिस का पहरा लगा हुआ था। एक पुलिस कांस्टेबल को पेड़ के नीचे दबे आदमी पर दया आ गई, इसलिए वह माली को दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाने की अनुमति दे देता है। माली दबे हुए आदमी से उसके घर का पता पूछता है। आदमी कहता है कि वह लावारिस है। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आता है कि सरकार पेड़ लगाने के लिए कहती है, पेड़ काटने के लिए नहीं। जामुन का पेड़ तो फलदार पेड़ था, इसलिए उनका विभाग फलदार पेड़ काटने की अनुमति नहीं दे सकता। यह जवाब सुनकर वहाँ खड़े एक व्यक्ति ने सुझाव दिया कि यदि पेड़ नहीं काट सकते तो आदमी को हटकर पेड़ के नीचे से निकाल लेते हैं। दबा हुआ आदमी बोला कि ऐसे तो वह मर जाएगा। सुझाव देने वाले व्यक्ति ने कहा कि प्लास्टिक सर्जरी ने बहुत उन्नति कर ली है। आदमी को काट कर निकालने के बाद प्लास्टिक सर्जरी से उसका धड़ और निचला हिस्सा जोड़ा जा सकता है। इस सुझाव पर विचार करने के बाद दबे आदमी की फाइल मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दी गई। मेडिकल डिपार्टमेंट वालों ने इस पर तुरंत कार्रवाई आरंभ कर दी। विभाग से एक योग्य प्लास्टिक सर्जन ने आकर आदमी का चेकअप किया। चेकअप करने के बाद उसने रिपोर्ट तैयार की कि ऑपरेशन तो सफल हो जाएगा, लेकिन आदमी मर जाएगा, इसलिए यह फैसला रद्द कर दिया जाता है। माली रात के समय दबे हुए आदमी को खाना खिलाते हुए कहता है कि उसका मामला ऊपर तक पहुंच गया है, अब उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आदमी दुखी होकर मिर्ज़ा गालिब का शेर पढ़ता है, ये तो माना कि तागुफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। उसका शेर सुनकर माली हैरान हो जाता है। माली उससे पूछता है कि तुम क्या शायर हो? आदमी हामी भरता है। अगले दिन पूरे विभाग में आदमी के शायर होने की खबर फैल जाती है। शायर होने का पता चलते ही पूरा शहर आदमी को देखने के लिए उमड़ पड़ता है। उसके चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो जाता है। सभी लोग अपनी कविताएं और दोहे पढ़ने लगते हैं। आदमी के कवि होने का पता चलते ही सेक्रेटरीट को सब कमेटी उसकी फ़ाइल कल्चरल डिपार्टमेंट में भेज देती है। फ़ाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के कई विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंचती है। उसी समय साहित्य अकादमी का सेक्रेटरीट वहां पर आ जाता है और पेड़ के नीचे दबे आदमी का इंटरव्यू लेता है। वह कवि से पूछता है कि उसका उपनाम क्या है। वह अपना उपनाम ओस बताता है। सेक्रेटरी कहता है कि क्या वह वही ओस तो नहीं जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल कभी अभी प्रकाशित हुआ है। पेड़ के नीचे दबे आदमी के हाँ कहने पर सेक्रेटरी उससे पूछता है कि यह तो बहुत ही अच्छा मामला है, बहुत ही बढ़िया जो किताब है। तो सेक्रेटरी को हैरानी होती है, इतना बड़ा कवि उनकी साहित्य अकादमी का सदस्य क्यों नहीं है। दबा हुआ आदमी उससे उसे पेड़ के नीचे से निकालने के लिए कहता है। सेक्रेटरी उसे निकलवाने का प्रबंध करने के लिए कहकर चला जाता है। अगले दिन सेक्रेटरी उसे साहित्य अकादमी का सदस्य बनने पर बधाई देता है, परंतु वह दबा हुआ आदमी उससे कहता है कि पहले उसे पेड़ के नीचे से निकालो। सेक्रेटरी असमर्थता व्यक्त करता है कि यह काम उसके डिपार्टमेंट का नहीं है। इसके लिए उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है। शाम के समय माली उस दबे आदमी को बताता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी कल आकर उसे निकाल देंगे। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य धीरे धीरे जवाब दे रहा था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी पेड़ काटने के लिए आए तो ज्ञात हुआ कि विदेश विभाग का आदेश है कि वह पेड़ नहीं काटा जाएगा। इस पेड़ को पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लॉन में लगाया था। पेड़ काटने से पिटोनिया राज्य से संबंध बिगड़ सकते हैं। उनसे मित्रता बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति का बलिदान दिया जा सकता है।
अभी क्लर्क कवि को लेकर बहस ही कर रहे थे कि अंडर सेक्रेटरीट ने सुप्रिटेंडेंट को बताया कि आज प्रधानमंत्री वापस आ रहे हैं, उनके आने पर विदेश विभाग पेड़ की फ़ाइल उन्हें पेश करेगा, वही फैसला करेंगे। शाम को सुप्रिटेंडेंट ने आकर बताया कि प्रधानमंत्री ने पेड़ काटने का आदेश दिया है, कल पेड़ काट दिया जाएगा और दबे हुए आदमी को बचाया जा सकेगा। आज उसकी फ़ाइल बंद हो गई है, लेकिन कभी कुछ भी सुन नहीं सका क्योंकि आज उसके जीवन की फ़ाइल भी बंद हो गई थी, अतः वह मर गया था। तो बच्चों, ये थी एक जामुन का पेड़ कहानी जो बहुत ही ज़्यादा हमारे जो अफसर डिपार्टमेंट है उन पर व्यंग्य प्रदर्शित करती है। किस तरह सरकारी विभाग काम करते हुए कानूनी दायरे में बंधा हुआ है और सरकारी फैसले का इंतज़ार जो है मानवता के नाते नीचे हो जाता है। सरकारी काम में फ़ाइल तो जल्दी बनती है, लेकिन उस पर कार्रवाई जो है चींटी की चाल से होती है। कहानी में आदमी की फ़ाइल पर फैसला होने तक आदमी मर जाता है। तो इसलिए बिना सरकारी आदेश की प्रतीक्षा किए ही आदमी को पेड़ के नीचे से निकाल लेना उचित होता, अगर ऐसा कर सकते लोग। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। एक बार पाठ को थॉरोली रीड करना है आपने। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।